हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 तक हम रजिस्टिविटी को कंप्लीट करा चुके थे और आज लेक्चर नंबर 5 में हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दो टाइप के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है रेजिस्टेंसेस और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आता है। सबसे पहले हम समझेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। इसके लिए मैंने सबसे पहले तीन रेजिस्टेंस ले लिया, R1, R2 और R3। तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज का मतलब एक रेजिस्टेंस का जो एंड होगा वो सेकेंड रेजिस्टेंस की बिगिनिंग के साथ ज्वाइंट होगा। सेकेंड रेजिस्टेंस जहाँ पे एंड करेगा वहीं से थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा और इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना के एक सर्किट प्रिपेयर्ड कर लिया। अब इसको 20 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और सपोज किया कि इस पूरे सर्किट में आई करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वोल्टेज है वो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में जाएगा। फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस क्या करेगा कि कुछ जो करंट है उसको रिड्यूस कर देगा, करंट के फ्लोइंग रेट को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ अलग होगा। वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाने में जितना वर्क करना पड़ा। अब ए से अगर बी तक जाएंगे तो हमें वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है R1 रेजिस्टेंस है वो करंट को रजिस्ट कर रहा है, यानी करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो करंट का जो फ्लो है उसका अपोज करेगा, तो अपोज करने की वजह से हमें वर्क डन कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जितना नॉर्मल करना पड़ता है उससे थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सपोज कर लिया फर्स्ट में हमें वोल्टेज V1 अप्लाई करना पड़ेगा, यानी A से B तक जाने में वर्क V1 करना पड़ेगा। वर्क डन को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वर्क किया है चार्ज को मूव कराने में। अब यहाँ से करंट आएगा, A पॉइंट से करंट B पॉइंट तक पहुँचा और B पॉइंट से करंट जब पास करता हुआ रेजिस्टेंस के थ्रू C पॉइंट तक जाएगा तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लोइंग रेट को और कम कर देगा। रेजिस्टेंस के फ्लोइंग रेट को और कम करेगा, इसका मतलब तो जो वर्क डन है वो इसमें भी और चेंज हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन चेंज होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल लेवल यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, कुछ और कम हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल लेवल ज़्यादा था इसके कंपैरेटिवली, लेकिन जैसे यहाँ तक पहुँचेगा पोटेंशियल लेवल और भी कम हो जाएगा, करंट का फ्लोइंग रेट और भी कम होगा। अब C से जब D तक जाएगा तो C पे पोटेंशियल थोड़ा हाई था और D तक पहुँचेगा पोटेंशियल रेट और भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस आते जाएंगे, पोटेंशियल डाउन होता चला जाएगा, पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा। सपोज किया यहाँ पे पोटेंशियल हो गया V3, तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं पोटेंशियल चेंज होता जाता है। और बैटरी V से वोल्टेज V जा रहा था, यही पोटेंशियल 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, V1, V2 और V3 में। लेकिन सर्किट एक ही है, जितना करंट इससे इसमें जाएगा कुछ कम होके करंट इसमें जाएगा, कुछ और रिड्यूस होके करंट इसमें जाएगा, लेकिन टोटल करंट जितना ए पे है उतना ही कंप्लीटली फ्लो करता हुआ बी तक पहुंच जाएगा, लेकिन स्लोली स्लोली जा रहा होगा। करंट पहुंच तो जाएगा लेकिन स्लो स्लो जा रहा होगा, क्योंकि R1, R2, R3 रेजिस्टेंस के फ्लोइंग रेट को कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, मतलब खत्म कर दे रहे हैं। खत्म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस रिड्यूस कर रहे हैं। फ्लोइंग रेट कम हो रहा है, लेकिन जितना करंट वहाँ यहाँ पे था उतना ही पूरा करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन स्लो स्लो जाएगा। तो करंट एक सर्किट का सेम रहेगा। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होते जाते हैं वोल्टेज चेंज होता चला जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम कंसीडर कर लेंगे, लेट पोटेंशियल डिफरेंस V1 ऑफ रेजिस्टेंस R1 and potential difference V2 of resistance R2 and potential difference V3 of resistance R3. Let capital I amount of current passing through the circuit and a V volt battery applied to the circuit. और इसमें मैंने स्विच की ले लिया है की। तो कंसीडर करने के बाद हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थ्योरी लिखना पड़ेगा, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाने के बाद जो अभी मैंने बोला V1 R1, V2 R2, V3 R3 करंट आई और V वोल्ट्स बैटरी, इसको लिखना पड़ेगा और स्विच की को। एक सर्किट है तो पूरे सर्किट में करंट सेम ही फ्लो करेगा। अगर सर्किट चेंज हो जाता तो करंट भी स्प्लिट हो जाता, डिवाइड हो जाता, करंट की वैल्यू अलग हो जाती। तो अब इसके बाद हम इसमें ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें रेजिस्टेंस भी पता है,
करंट भी पता है और साथ में वोल्टेज भी पता है। तीनों ही वैल्यू का यूज ओम्स लॉ में होता है। तो यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने ले लिया और फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए कंडीशन आएगी V1 इज इक्वल टू आई R1। ठीक है, V1 था, R1 था, करंट इसमें जा रहा होगा I। फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस को हम देखेंगे तो सेकेंड रेजिस्टेंस है V2, तो V2 इज इक्वल टू आई R2 आ गया। सेम टाइप से हम थर्ड रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे फॉर थर्ड रेजिस्टेंस। तो थर्ड रेजिस्टेंस के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी ओम्स लॉ लगाएंगे। V3 है इसमें और रेजिस्टेंस R3 था, तो V3 इज इक्वल टू आ गया I R3। बट वी नो दैट, देखो हमें क्या मालूम है कि जितना भी वोल्टेज बैटरी से जाएगा वो तीन पार्ट में स्प्लिट होगा। कुछ रेजिस्टेंस R1 में वोल्टेज V1 होगा, कुछ रेजिस्टेंस R2 में वोल्टेज V2 होगा, कुछ रेजिस्टेंस R3 में वोल्टेज V3 होगा। लेकिन अगर हम तीनों को ऐड करें तो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि बैटरी से ही तीनों में वोल्टेज गया है। इसके बाद हमने जो V1, V2, V3 वैल्यू निकाली है, इसका हम इसके बाद यूज करेंगे। हाँ, तो वैल्यूज का यूज करते हैं। V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू हमें मिल गया था आई R1, V2 का वैल्यू हमें मिलेगा आई R2 और सेम टाइप से V3 का वैल्यू हमें मिला था आई R3 ओम्स लॉ लगाने के बाद। तो V इज इक्वल टू आ गया I कॉमन। ठीक है, I तीनों से कॉमन आ रहा होगा। I ब्रैकेट में लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, देन V अपॉन I इज इक्वल टू हमें मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। सो V अपॉन I, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं साइड्स में लिख रहा हूँ V अपॉन I इज इक्वल टू R, और R क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि देखो बैटरी से, बैटरी पूरे सर्किट का जो मेन सोर्स है वो क्या है, बैटरी, और बैटरी से वोल्टेज जा रहा है V, और बैटरी से वोल्टेज जो जा रहा है V, तो फिर वहां से जो करंट भी पास कर रहा है उसका भी वैल्यू I है। यानी पूरे सर्किट का करंट वैल्यू I है, पूरे सर्किट का वोल्टेज वैल्यू V है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा। तो V अपॉन I हो गया R, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक चीज समझो, अगर पेपर में बोर्ड एग्जाम में दो रेजिस्टेंस के लिए पूछा जाता है तो इसमें भी दो रेजिस्टेंस के लिए निकालना, V1 और V2, V3 मत निकालना। फिर रिजल्टेंट का भी जो वैल्यू आएगा, यानी वोल्टेज के लिए पहले निकालेंगे बाद में रिजल्टेंट निकालेंगे, तो V की वैल्यू आएगी V1 प्लस V2। V3 को छोड़ देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस ही थर्ड नहीं है। उसके बाद सॉल्व करके हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, क्योंकि सर्किट एक ही रहता है। वोल्टेज डिफरेंट क्यों रहता है, वोल्टेज इसलिए डिफरेंट रहता है क्योंकि बैटरी से जितने भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, केवल फर्स्ट को छोड़ के जितने भी रेजिस्टेंस है वो इनडायरेक्ट कनेक्ट है। अगर रेजिस्टेंस इनडायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो फिर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। अगर बैटरी से रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट होते तो जितना फर्स्ट रेजिस्टेंस में वोल्टेज होता उतना ही सेकंड में होता, उतना ही थर्ड में होता। लेकिन इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, पहले से सेकंड जुड़ा हुआ है, सेकंड से थर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला कुछ वोल्टेज जो है बचा हुआ वो इसको देगा, इसका वोल्टेज बचा हुआ इसको देगा, इसलिए वोल्टेज का कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज का सेकंड टाइप, रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है और 3 रेजिस्टेंसेज लिए हैं। अगर पेपर में 2 रेजिस्टेंस के लिए आता है तो 2 रेजिस्टेंस बना सकते हो, अगर 3 रेजिस्टेंस के लिए आता है तो ऐसा बन जाएगा। बैटरी मैंने ले ली, एक V वोल्ट्स की बैटरी है और स्विच के K ले लिया और करंट सपोज किया I पास कर रहा है, और ये करंट, ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से 3 पार्ट में स्प्लिट होगा। अगर रेजिस्टेंस R1 है तो करंट I1 गया, करंट R2, रेजिस्टेंस R2 है तो करंट I2 होगा, रेजिस्टेंस R3 है तो करंट I3 होगा। अब इसमें जो मैंने सीरीज में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में
बैटरी से रेजिस्टेंस इनडायरेक्ट कनेक्ट थे फर्स्ट को छोड़ के। अगर इनडायरेक्ट कनेक्ट थे तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें बैटरी से रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट है। देखो ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर रेजिस्टेंस बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है तो सबका वोल्टेज उतना ही होगा जितना बैटरी का वोल्टेज है, उतना ही जा रहा होगा तीनों में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब इसमें देखो सर्किट कितने हैं, 3 हैं। एक ये सर्किट हो गया, ठीक है, सेकंड ये सर्किट हो गया R2 वाला रेजिस्टेंस का, थर्ड ये सर्किट हो गया, ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। एक रेजिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 सर्किट बन गए। अगर 3 सर्किट तो 3 सर्किट होने से करंट भी 3 हो जाएंगे। 3 पार्ट्स में करंट स्प्लिट हो जाएगा। फर्स्ट में ये पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ही करंट जाएगा जंक्शन पे, ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, मैंने सीरीज में क्या बताया था कि अगर सर्किट एक रहता है तो करंट एक ही रहेगा, अगर सर्किट एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो करंट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो पैरेलल में हमें क्या पता चला कि पैरेलल में कई सर्किट हो जाते हैं, एक से ज़्यादा सर्किट हो जाते हैं तो एक से ज़्यादा करंट की वैल्यू भी आएगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। लेकिन बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस, तो इनका वोल्टेज सेम रहेगा। तो दोनों चीज़ों में हमें क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट एक तो करंट एक, और रेजिस्टेंस बैटरी से इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है। अगर इनडायरेक्ट कनेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी से डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। देखो डायरेक्ट कनेक्ट, अगर डायरेक्ट कनेक्ट है तो इसका मतलब वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन सर्किट डिफरेंट हो गए, इसमें जंक्शन पॉइंट से ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया सर्किट, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी हम कंसीडर कर लेंगे I1 करंट ऑफ रेजिस्टेंस R1, I2 करंट ऑफ रेजिस्टेंस R2, I3 करंट ऑफ रेजिस्टेंस R3। The potential difference of whole circuit will remain same because all the resistance are directly connected to the battery। ठीक है, और I करंट बैटरी से पास कर रहा है और V वोल्ट्स का बैटरी है, कंसीडर करेंगे इसके बाद। और इसके बाद हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें V यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों ही दिए, इसलिए ओम्स लॉ लगाएंगे यूजिंग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, लेकिन हम फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी R1 के लिए देखेंगे। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए देखो करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V इज इक्वल टू I1 R1 आ जाएगा। I1 R1 मिलेगा, इससे हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं V अपॉन R1। इसे डाल दिया मैंने कंडीशन फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट। फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं। सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए सिमिलरली V इज इक्वल टू I2 R2 आएगा। ये R2 था तो करंट I2 था, और बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो I2 की वैल्यू आएगी V अपॉन R2। ये सेकेंड कंडीशन होगी। इसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे। फॉर थर्ड रेजिस्टेंस के लिए सेम ओम्स लॉ फार्मूला, R3 और I3, तो V वोल्टेज सेम रहेगा, I3 R3 आएगा, तो I3 इज इक्वल टू हमें मिल गया V अपॉन R3। तो ये हमें 3 इक्वेशन मिल गए हैं। अब देखो करंट बैटरी से आई तो जा रहा है, लेकिन ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। अगर तीनों जो करंट हैं, करंट के तीनों पार्ट के मैग्नीट्यूड हैं, अगर हम तीनों पार्ट के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें तो टोटल करंट के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल करंट 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। तीनों पार्ट के जो करंट है उनको ऐड किया, कैपिटल I के इक्वल आ गया। I1 का वैल्यू क्या था, V अपॉन R1 था, I2 का वैल्यू था V अपॉन R2, और I3 का वैल्यू था V अपॉन R3 इज इक्वल टू I आ गया। हाँ, तो इसके बाद देखो V कॉमन आ जाएगा तीनों से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू I आ गया। ठीक है, और V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसके बाद देखो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, और I इज इक्वल टू आएगा V अपॉन R। I क्या है, पूरे सर्किट का करंट, और यही करंट आगे जाके स्प्लिट हुआ है। वोल्टेज क्या है, पूरे बैटरी का वोल्टेज यानी पूरे सर्किट का वोल्टेज। जो बैटरी सोर्स है, जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही पूरे सर्किट का वोल्टेज होगा। और अगर करंट टोटल है, वोल्टेज टोटल है, तो रेजिस्टेंस भी टोटल होगा। तो I के प्लेस पे मैंने लिख लिया V अपॉन R, V से V कैंसिल हो गया। देन अगले स्टेप में लिख लेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
ठीक है, ये फाइनल रिलेशन आ गया R1 और R2 और R3 के लिए। अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें कैपिटल R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। R1 R2 R3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो हमें ओवरऑल सीरीज और पैरेलल में मेन पॉइंट क्या याद रखना है अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है या डेरिवेशन को दिमाग में रखना है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा क्योंकि एक ही सर्किट है, और वोल्टेज डिफरेंट रहेगा क्योंकि बैटरी से जो रेजिस्टेंसेस हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्ट हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें याद रखना है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। देखो डायरेक्ट कनेक्ट हैं, अगर डायरेक्ट कनेक्ट हैं तो इसका मतलब वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन करंट इसमें डिफरेंट रहेगा क्योंकि कई पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। अगर एक सर्किट तो करंट एक, अगर एक से ज़्यादा सर्किट तो करंट भी एक से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट होता है। हम एक न्यू वीडियो लेके आएंगे न्यू टॉपिक की। इलेक्ट्रिसिटी के अभी और भी टॉपिक बचे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक बचा हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर में कई फॉर्मूले हैं, उनका हम डेरिवेशन कराएंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी जूल्स लॉ को लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।